हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स के जो भी 2023 में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम यहाँ पे डील करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ हुआ है और लिमिट x टेंड्स टू a लगा रखी है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू पूछी है जिसके लिए ये लिमिट जो है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हम ऑप्शन के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में हमको -7.5 से -6.5 तक की वैल्यू सारी इंक्लूडेड है। बस यहाँ पे ये देखना है कि क्लोज ब्रैकेट किधर साइड में लग रहा है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर दूँ। तो a की वैल्यू को अगर मान लो मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे a-5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2a+2 इक्वल टू 0 इसके इक्वल आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक लिमिट होती है, जब उसमें कोई भी इंटीजर या प्लस या माइनस किया जाता है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a-5 लिख सकता हूँ माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 2a का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +2। इंटीजर अपना यहाँ पे बाहर आ चुका है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2a के इक्वल, और -5 और -2 तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0, जिसको अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a-2a का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 7। ये इक्वेशन अपने पास में बन रही है और ये वैल्यूज जो है यानी कि a की वैल्यू -7.5 और -6.5, ये दोनों इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, अदरवाइज ओपन लगेगा। तो एक एक वैल्यू को अपन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू -7.5 की, अगर इसको हम इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -7.5 -2 इंटू -7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू निकालेंगे। -7.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -8, और यहाँ से ये हो जाएगा -15 जो कि खुद इंटीजर है, जो कि एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा -8, और यहाँ पे माइनस की वजह से अंदर जो माइनस है उसकी वजह से बाहर का माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। फाइनल आउटपुट अपना आएगा 7। तो यहाँ पे जो a इक्वल टू -7.5 है ये वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। वैसे ही सेम केस अपन देख लेते हैं जब a की वैल्यू -6.5 होगी, तब क्या ये इस इक्वेशन को सफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 इंटू -6.5, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, -7 आ जाएगी, और ये हो जाएगा -13, और जिसकी वजह से इंटीजर है नेगेटिव में तो ये बाहर आके इसको प्लस कर देगा, -6 + 13। फाइनल आउटपुट अपना 6 आएगा जो कि 7 के इक्वल नहीं है, जिसका मतलब अपनी जो इक्वेशन थी ये इसको सफाइस नहीं कर रहा। तो अपने पास केवल एक ही वैल्यू है a इक्वल टू -7.5 जो कि एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है। a की वैल्यू जब -6.5 है तब ये इक्वेशन सेट सफाइस नहीं हो रही है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि -6.5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और -7.5 इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे अपना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे बोला a1 a2 से an तक की सारी टर्म्स जो हैं वो AP में है, और इनका कॉमन डिफरेंस जो d है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे फिर इसकी लिमिट निकाली। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी फेमस पोर्शन है। इसके रिगार्डिंग पहले सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया था, अब इसको थोड़ा लिमिट में कन्वर्ट करके यहाँ पे पूछा है। तो देखो थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, अगर मान लो उसके बारे में हम बात करें, जैसे a2 - a1 करोगे या a3 - a2 करोगे, या फिर इस तरीके से कोई भी टर्म और उसके जस्ट पहले वाली टर्म को उसमें से माइनस करोगे तो हमेशा d आएगा, जो कि इस AP का कॉमन डिफरेंस होगा। अब इसी चीज का यूज अपने को यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें से मैं फर्स्ट वाली टर्म को ले लेता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1/√a2 + √a1, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ और इसको रैशनलाइज अपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा √a2 - √a1 डिवाइड बाई √a2 - √a1। अब नीचे अगर देखेंगे तो a + b × a - b है, जिससे कि a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। यहाँ पे बेसिकली रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है √a2 - √a1 डिवाइड बाई a2 - a1, जिसको मैं लिख सकता हूँ √a2 - √a1, और ये a2 - a1 जो है ये एक्चुअली में d है। अब सारी टर्म्स के लिए यही कंडीशन होगी कि जो लास्ट वाली टर्म है पहले उसको लिख दो, फिर माइनस साइन लगा दो, फिर उसके बाद उसकी पहले वाली टर्म को लिख दो।
तो इस तरीके से अगर मान लो इस लिमिट को हम वापस से लिखते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट ऑफ d बाई एन, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर पूरा पूरा d आ जाएगा, है ना, एलसीएम में। और पहली टर्म को अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1, ऐसे ही सेकेंड टर्म को रूट ऑफ a3 माइनस रूट ऑफ a2। इस तरीके से सारी टर्म्स चलती जाएंगी और लास्ट वाली टर्म को लिख सकते हैं रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an माइनस 1। ये अपने पास में वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो देखो इस टर्म से, सॉरी ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म जाएगी, ऐसे ही इससे अगले वाली टर्म जाएगी, इस तरीके से लास्ट वाली टर्म चली जाएगी। तो अपने पास केवल और केवल यहाँ पे क्या बचेगा, देखो हमारे पास में यहाँ पे बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट ऑफ d बाई n, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1 डिवाइड बाई d। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाया जा सके, कि ये रूट ऑफ d और रूट ऑफ n इसको अलग अलग लिख दो, है ना। इससे क्या होगा कि d से d को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे रूट d केवल हमारे पास में बचेगा। तो अभी अपने पास में क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट n, और अंदर में यहाँ पे आ रहा है रूट an टर्म को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। an टर्म क्या हो जाएगी, an टर्म हो जाएगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस रूट ऑफ a1 और डिवाइड बाई रूट ऑफ डी। ये अपने पास में निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल n है ना, तो n से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रूट n से इसको डिवाइड कर दो तो अपने पास में यहाँ पे आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट डी, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं n को इसके अंदर ले गया तो मेरे पास आएगा रूट ऑफ a1 बाई एन प्लस d आ जाएगा माइनस रूट d बाई n, ये अपने पास में निकल के आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ a1 बाई एन, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब अगर अपन यहाँ पे बात करें कि n टेंस टू इन्फिनिटी है, जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन n की वैल्यू 0 होगी। वही चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, देखो लिमिट अब n वेरिएबल ही खत्म हो गया तो अपने पास यहाँ पे 1 अपॉन रूट डी तो ऑलरेडी था, यहाँ से आ रहा है देखो 0 प्लस डी माइनस 0, मतलब रूट डी ही आ रहा है और वो तो 0 हो ही जाएगा। तो फाइनली आउटपुट की अगर अपन बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अपना फाइनल आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यूज है जो कि सारी के सारी मल्टीप्लाई में है और इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के इसकी वैल्यू पूछा है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये होते हैं बेसिकली सैंडविच थ्योरम से, ठीक है, सैंडविच थ्योरम, जिसका कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, देखो इसमें सबसे पहले अपने को एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है और एक लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। अगर अपन बात करें 2 की पावर 1/2 मतलब रूट 2 है, रूट 2 मतलब 1.414 है। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये पावर बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2n प्लस 1 हो गया, जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 की वैल्यू उतनी बड़ी होगी और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, 2 की पावर उतनी ही कम होगी, जिससे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूट 2 में से बहुत छोटी सी वैल्यू माइनस हो रही है और यहाँ पे रूट 2 में से बहुत बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 2 की पावर 1/3 जो है काफ़ी बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 2 की पावर 1/2n प्लस 1 से। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और रूट 2 में से इसको माइनस करो तो यहाँ पे आउटपुट बहुत छोटा आएगा और यहाँ पे आउटपुट बहुत बड़ा आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो वो आ जाएगी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 और लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, वो इस इक्वल हो जाएगी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1, जिसका मतलब अपन बोल सकते हैं बाकी सारी के सारी जो वैल्यूज होंगी वो इन दोनों के बीच में ही रहने वाली हैं। तो इन दोनों को अपन सैंडविच थ्योरम की जो लिमिट्स होती हैं उनके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे पहली ही टर्म ले लो, यानी कि यहाँ पर जाएगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 जो है इसकी वैल्यू हमेशा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1 से तो छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। ये अपना बेसिक जो सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट है उसको अपन ने यहाँ पे लगा दिया। वैसे ही सेकंड टर्म को यहाँ पे ले लो, यानी कि 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/4 आ जाएगा अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/5 आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा।
और ये वैल्यू 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1 से छोटी होगी और बड़ी होगी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 से। इस तरीके से सारी टर्म्स को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं और लास्ट वाली टर्म अपनी क्या आ जाएगी जो कि है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1 से छोटी होगी या बराबर होगी और 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 से बड़ी होगी। अब अपन क्या करते हैं, अपने को बेसिकली यहाँ पे लिमिट लगाना है। लिमिट लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब सबको अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे अपन देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूँ कि ये एक्चुअली में एफ एक्स या सॉरी यहाँ पे वेरिएबल एन है तो अपन इसको एफ एन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास एफ एन की जो वैल्यू है वो बड़ी और छोटी किससे आ रही है, देखो किस किस के बीच में। यहाँ पे अगर सबको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ये टर्म्स जो हैं हर बार मल्टीप्लाई होंगे, टोटल अपन एन बार इन सबको लिख रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एन तक यूज हो रहा है। एन बार लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n प्लस 1 जो है उसकी पावर यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो हो जाएगी n। तो यहाँ पे 1/2n प्लस 1 हो जाएगा, इसकी पावर हो गई n। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 और पूरे की पावर n हो जाएगी। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है यहाँ पे लिमिट लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी लिमिट लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी। इस पूरे की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू एक्चुअली में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर बराबर आएगी तो उसका ही आउटपुट जो है इसका भी आउटपुट के इक्वल होता है, यही सैंडविच थ्योरम अपन से कहता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा √2 की पावर 1/2 यानी कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, यहीं पे आएगा 2 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2, जिसकी वैल्यू कितनी भी कम हो 1 पॉइंट समथिंग तो होगी। जब ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी जिसका मतलब 1.414 में से 1 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो ये वैल्यू जो होगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, अब 0 पॉइंट समथिंग की पावर अपन n यहाँ पे लगा दे रहे हैं और लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। 0 पॉइंट समथिंग की पावर जब इन्फिनिटी तक हम पावर करते जाएंगे तो उसका फाइनल आउटपुट जो है काफी क्लोज होगा 0 के और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे जैसे √2 है यानी कि 414 जो है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है बहुत कम होगी, चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन 2 की पावर जब भी होगी ये 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल ही होगी और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो भी 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाली है। और उसकी अगर अपन यहाँ पे पावर लगाते हैं और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर मान लो यहाँ पे करेंगे तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे भी 0 आएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फॉर फंक्शन fn इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो अपना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे ये वाला फंक्शन दिया है, ठीक है, e की पावर ax cos थीटा दे रखा है और e की पावर माइनस cx के टर्म में अपने को यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है और फिर लिमिट की वैल्यू देने के बाद में अपने से पूछा है कि 5a² प्लस b² की वैल्यू क्या होगी। अब इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो एक तो बेसिक सा तरीका है कि यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर दो जिससे कि e की पावर ax माइनस 1 बन जाएगा और 1 माइनस cos bx बन जाएगा। बट उससे अगर हम इसको करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें बेसिक जो सीरीज का एक्सपेंशन है उस सबको लगा देते हैं। जैसे उसके लिए अपने को कुछ बेसिक एक्सपेंशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं e की पावर x की बात करता हूँ तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाता है। अब यहाँ पे अगर मान लो x की जगह कुछ और पावर हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ स्टार है यहाँ पे पावर मेरा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस स्टार हो गया प्लस ये स्टार का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस स्टार का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब स्टार की जगह अपन कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर ax है और यहाँ पे पावर माइनस cx है, तो स्टार की जगह ax और माइनस cx अपन लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा की अगर अपन बात करें, कॉस एक्स की जो एक्सपेंशन है वो क्या होती है 1 माइनस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और फिर आगे चल के माइनस वाली टर्म्स आती है। उतनी सारी टर्म्स को लिखने की जरूरत भी नहीं है, x की पावर 4 तक भी लिखोगे तो सारे काम अपने आसान हो जाते हैं। अब यहीं पे अगर मान लो इस x की जगह फिर से स्टार हो, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो क्योंकि यहाँ पे देखो -2x है और यहाँ पे bx है,
तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस स्टार की पावर 4/4 फैक्टोरियल और फिर आगे कुछ आ रहा है। इस तरीके से ये बेसिक एक्सपेंशन अपने पास में आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, एक लिमिट और होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ के इक्वल होती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 माइनस समथिंग बन रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। अब इसी को अगर मैं 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2x का होल स्क्वायर, और 2x के होल स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है इसका आउटपुट आ गया 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4x स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपन नीचे वाली वैल्यू को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना सिंपल अपन ने यहाँ पे कर लिया है। अब देखो e की पावर ax का एक्सपेंशन लिख दो। e की पावर ax का क्या हो गया, 1 प्लस ax प्लस ax का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, और प्लस ax का होल क्यूब डिवाइड बाय 6। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ये e की पावर x का हो गया माइनस कॉस bx का लिख दो। कॉस bx का क्या हो जाएगा, 1 माइनस bx बाई 2। ठीक है, एक्चुअली में देखो यहाँ पे देख लो पहले, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे bx का होल स्क्वायर होगा और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा bx की पावर 4/4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, है ना। फिर आगे चल के कुछ है, और फिर यहीं पे माइनस cx/2। ठीक है, इस वाली टर्म की अपन बात करें, थर्ड टर्म की, और अगर cx/2 को यहाँ से हटा दें तो e की पावर माइनस cx है, उसी को लिख देते हैं 1 माइनस cx हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस cx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस माइनस cx का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और फिर इस तरीके से चल रहा है। और नीचे क्या है, नीचे की अगर अपन बात करें तो नीचे लिखा है 2x स्क्वायर और लिमिट लगी है x टेंस टू 0। अब देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऊपर उतनी ही पावर होनी चाहिए जितनी पावर नीचे, है ना। तो अगर मान लो अपन यहाँ पे देखें, जैसे कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 1 प्लस का भी है और 1 माइनस का भी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब x वाली टर्म देखो, x वाली टर्म की बात करो तो a यहाँ पे है और यहाँ पे तो कोई भी a नहीं है। यहाँ पे अगर बात करो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cx/2 आएगा, जिसका मतलब ये माइनस c/2 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म देख लो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है यहाँ पे, यहाँ की अगर बात करो तो ये a²/2 है, प्लस ये माइनस है लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में b²/2 है, प्लस c माइनस cx/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c²/2 इस तरीके से, प्लस x³। अब इसकी पावर भी कुछ ना कुछ है, ठीक है, x³ के साथ में भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और नीचे 2x² अपने पास में फाइनली आ गया है। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लगी हुई है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है। देखो सबसे पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि x वाली टर्म ऊपर आनी नहीं चाहिए। अगर ऊपर आएगी तो यहाँ पे लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं होगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट की वैल्यू 17 आ रही है, जिसका मतलब लिमिट डिफाइन है। तो डिनोमिनेटर में जो x की मैक्सिमम पावर है न्यूमरेटर में भी वही होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं a माइनस c/2 इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू 2a के बराबर आ रही है। अब ये वाली पहली टर्म 0 हो गई क्योंकि लिमिट यहाँ पे दे रखी है अपने को। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपने पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 और शुरू की दोनों टर्म 0 है तो x² वाला है, और x² से अब मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, x² से ऊपर नीचे अगर मान लो मैंने डिवाइड किया तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर यहाँ पे बच रहा है, देखो 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a²/2 प्लस b²/2 प्लस c²/2। इसको अपन ऐसे लिख दे रहे हैं कि a² प्लस b² प्लस c²/2 ये आ गया। और क्या बच रहा है, अब यहाँ पे फिर आगे की अगर अपन बात करेंगे तो x वाली टर्म बचेगी, फिर उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे अगर करने बैठेंगे तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अपने को इसको एकदम सिंपल टर्म्स में करना है। तो देखो अब
जैसे ही मैं x टेंस टू 0 डालूंगा तो ये सारी टर्म्स जो है ये 0 हो जाएगी, इसके आगे वाली 0 हो जाएगी, इसके आगे वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी जहां जहां पे x है। इसी वजह से अपन केवल कांस्टेंट पे फोकस कर रहे थे। तो अब अगर मैं बात करूं तो इस लिमिट की जो वैल्यू है मेरे पास आ रही है 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि वैल्यू अपने को 17 के इक्वल दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे c इक्वल टू 2a है, अभी अपन ने निकाला था पिछले वाले कंसेप्ट से। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे c इक्वल टू 2a। अब इसी का यूज कर लो, c की जगह 2a की वैल्यू रख दो। यहाँ पे आया 1/4, 4 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 17 करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर आएगा एक्चुअली में, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 17 यानी 68। तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 68। यही अपन से पूछा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 68 के इक्वल, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको अपन इजी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।